नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द पीपल वॉइस में। गौड़ जनजाति के समस्याएं, उनका समाधान शासनादेश और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में किया है। आज चर्चा करेंगे जो चीज 2004 में दफन हो गई, 1994 में दफन हो गई और आपको प्रमाण पत्र मिल रहा था, उसको फिर उभारा जा रहा है। मेरा इशारा है गोंड, गौड़, गोड़, इस बिंदु पे मेरा इशारा है, क्योंकि बलिया में भी सदर तहसीलदार ने जो लिखा कि इनके राजस्व अभिलेख में गोंड लिखा है, जबकि शासनादेश में गोंड लिखा है, अतः ये दोनों एक जातियां नहीं हैं। और फिर उसने पैसे की बात कर दी कि इनका पैसा भड़भूजा का है, तो ये गौड़ भड़भूजा जाति के हैं। आइए पहले गोंड और गौड़, गोड़ ये एक कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इसको ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। मैं देख रहा हूं कि गौड़ों की इतनी समस्याएं हैं और गौड़ों के ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं। मित्रों, आप देखो या न देखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम है जो जानकारी मेरे पास है वह आप तक पहुंचा दूं। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप अपना संघर्ष करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते, उससे मुझे कोई शिकवा और गिलवा नहीं है। चलिए मुख्य टॉपिक पे आते हैं। क्या गोंड, गौड़, गोड़ जाति एक ही है या अलग अलग जाति है? उत्तर प्रदेश की गोंड जाति एक ही जनजाति है। सिविल मिसलेनियस रेट याचिका संख्या 36867 36867 ऑफ 1992 1992 का रेट याचिका संख्या 36867, जो अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा इकाई बलिया एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जिसका निर्णय दिनांक 27 जनवरी 1994 को हुआ। फिर दूसरा रेट याचिका मऊ जनपद से पड़ा, सिविल मिसलेनियस रेट याचिका संख्या 23299 ऑफ 1994 23299 ऑफ 1992 अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा यूनिट मऊ एवं बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, जिसका निर्णय दिनांक 7 मई 1997 को हुआ। फिर इसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पेशल अपील जारी की गई, जिसको SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। उसकी संख्या है 368 ऑफ 1997 स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य बनाम अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा मऊ एवं अन्य, शपथ पत्र एवं निर्णय दिनांक 23/11/2004। इसमें शासनादेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 3469 3469 ऑब्लिक 26-3-2010 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 और
उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 129/26-3-2012 दिनांक 16 मई 2012। और इसके बाद अन्य भी आया है और आपने शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। आइए हम पहले शासनादेशों से शुरू करते हैं, उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिया उसको संक्षिप्त में हम बात करेंगे। मेरा प्रयास यह भी है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए सबसे पहले हम शासनादेश संख्या 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 का जिक्र करते हैं। शासनादेश है इसलिए मुझे इसको तोड़ मरोड़ कर नहीं बात करनी है, जैसा लिखा है वैसा मुझे पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ रहा हूं। प्रेषक हैं बलविंदर कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर 2010। विषय गौण जाति को अनुसूचित जात / अनुसूचित जनजात संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना। महोदय, गौण जाति को शासनादेश संख्या 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात घोषित किया गया था। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 330 CM दिनांक 3 जनवरी 2007 द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन में ऐसी सूचनाएं अथवा शिकायतें प्राप्त हुई है कि गौण जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में राजस्व अधिकारियों द्वारा हीला हवाली की जाती है तथा पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाते हैं और बिना समुचित छानबीन किए बहुधा अपात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अनेक मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए गए तथा स्क्रूटनी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस संबंध में एक तथ्य यह भी सामने आया है कि प्रदेश के कुछ भागों में भुर्जी, भुजवा, भड़भुजा, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोड़ भी कहा जाता है और जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी कतिपय स्थानों पर गौण जाति के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 1950 के राष्ट्रपति के आदेश गौण GOND जाति को ही अधिसूचित किया गया है, किंतु गौण जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाते समय उठने वाली कठिनाइयों के संबंध में ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उसमें अनुस्वार भेद को मानते हुए जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करते समय अनुस्वार भेद को मानते हुए गोड, गौण, गोड़ एवं गोंड में भेद करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने का आधार माना गया है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जाति उसके नाम के समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नहीं होती और इस प्रकार किसी गौंड व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष अंकित गौंड, गौड़ अथवा गोड़ लिखे होने के आधार पर भी प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिए।
दो चीज कह दिए इसमें कि किसी के नाम के समक्ष गोंड, गोड़ या गोड़ लिखे होने से भी वो भी उसका आधार नहीं माना जाएगा कि ये गोंड जाति का ही है, और उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। ये उन्होंने सलाह दी है। इस संबंध में समय समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा ऐसे मार्गदर्शी आधार स्पष्ट कर दिए गए हैं। उनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आवेदक की जाति की वैधानिकता की पुष्टि करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। शासनादेश संख्या 4370 4370 दिनांक 27 सितंबर 2001 में भी इस प्रकार के कतिपय आधारों का निरूपण करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हेतु केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाए, अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आसपास के निर्विवादित गोंड परिवारों से स्थलीय पूछताछ अथवा जांच पड़ताल, कुटुंब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टीसी इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जाए। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे दस्तावेजों का अध्ययन करने के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित दस्तावेज वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के अथवा उसके पूर्व के वर्षों के होने चाहिए या उन पर जो दस्तावेज आधारित हों। देखिए, इस दिनांक यानी 1950 के पूर्व के होने चाहिए अथवा इसके आधार पर कोई दस्तावेज हो, उन्हें संज्ञान में लिया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संदर्भगत जाति संबंधी दस्तावेज पर्याप्त समय पूर्व के हैं तथा संतोषजनक हैं। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, अब वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में पात्र व्यक्तियों के मामले में की जाने वाली हिला हवाली और अपात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना गंभीर मामला है। यह शासनादेशों की अवहेलना माना जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करने हेतु केवल एक प्रमाण को ही आधार मानने के स्थान पर यदि अनेक बिंदुओं पर उसकी प्रामाणिकता की जांच करा ली जाती है तो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में संशय की स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी जाति विशेष का निर्धारण करने के लिए किसी शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग अथवा अनुस्वार प्रोनाउंसिएशन अथवा व्यक्ति का व्यवसाय प्रोफेशनल अथवा उसके नाम के समक्ष लिखी गई जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आधार नहीं माना जाएगा और इनके आधार पर किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाना चाहिए। इसे पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पात्र व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना शासन की समाज के निर्बल वर्गों को प्रोत्साहन एवं अपेक्षित संरक्षण देने की सुस्पष्ट अवधारणा की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण दायित्व है जिसका पूर्ण मनोयोग और निष्ठा से अनुपालन किया जाना चाहिए। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भवती बलविंदर कुमार, प्रमुख सचिव। ठीक है मित्रों, अभी एक और शासनादेश का जिक्र करते हैं। संख्या 129 26/3/2012 समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ 16 मई 2012। प्रेषक हैं सदाकांत, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिलाधिकारी गाजीपुर। ये गाजीपुर के लिए कैटेगरी मेंशन है।
विषय गौंड जाति को अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में महोदय कृपया अपने पत्र संख्या 12/11/15 टाइपिस्ट 2012 दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। इस संबंध में श्री कैलाश यादव माननीय विधायक ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह अवगत कराया कि जनपद गाजीपुर में गौंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में आपका ध्यान शासनादेश संख्या 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 की ओर आकृष्ट किया जाना है, जिसके द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश में गौंड जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 330 सीएम दिनांक 3 जनवरी 2007 द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों यथा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में इस जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 जिसको अभी हमने पढ़ा है की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निम्नवत निर्देश जारी किए गए थे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन में ऐसी सूचनाएं शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गौंड जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में राजस्व अधिकारियों द्वारा हिला हवाली की जाती है तथा पात्र व्यक्तियों को निर्गत नहीं किए जाते हैं और बिना समुचित छानबीन किए बहुधा अपात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अनेक मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए गए तथा स्क्रूटनी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। इस संबंध में एक तथ्य यह भी सामने आया कि प्रदेश के कुछ भागों में भुर्जी, भुजुआ, भड़भुजा जिन्हें स्थानीय भाषा में गोड भी कहा जाता है और जो पिछले वर्ग के अंदर आते हैं, उन्हें भी कतिपय स्थानों पर गौंड जाति के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 1950 के राष्ट्रपति के आदेश गौंड GOND जाति को ही अधिसूचित किया गया है, किंतु गौंड जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराते समय उठने वाली कठिनाइयों के संबंध में ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उसमें अनुस्वार भेद को मानते हुए गोड, गौड़, गोड़ एवं गोंड में भेद करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने का आधार माना गया है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जाति उसके नाम के समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नहीं होती और इस प्रकार किसी गौंड व्यक्ति की उसके नाम के समक्ष अंकित गोड, गौड़ अथवा गौंड लिखे होने के आधार पर भी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में समय समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए तथा ऐसे मार्गदर्शी आधार स्पष्ट कर दिए गए हैं, उनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आवेदक की जाति की वैधानिकता की पुष्टि करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। शासनादेश संख्या 4370 दिनांक 27 सितंबर 2001 में भी इस प्रकार के कतिपय आधारों का निरूपण करते हुए केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाए। अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आसपास के निर्विवादित गौंड परिवारों से स्थलीय पूछताछ अथवा जांच पड़ताल, कुटुंब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं के टीसी इत्यादि को
जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जाए। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे दस्तावेजों का अध्ययन करने के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा संबंधित दस्तावेज वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के अथवा उसके पूर्व के वर्षों के होने चाहिए, या उन पर जो दस्तावेज वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के अथवा उसके पूर्व के वर्षों के होने चाहिए, या उन पर जो दस्तावेज आधारित हो उन्हें संज्ञान में लिया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संदर्भगत जाति संबंधी दस्तावेज पर्याप्त समय पूर्व के हैं तथा संतोषजनक हैं। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में पात्र व्यक्तियों के मामले में की जाने वाली हिला हवाली और अपात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना गंभीर मामला है। इसे शासनादेश की अवहेलना माना जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करने हेतु केवल एक प्रमाण को ही आधार मानने के स्थान पर यदि अनेक बिंदुओं पर उसकी प्रामाणिकता की जांच करा ली जाती है तो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में संशय की स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी जाति विशेष का निर्धारण करने के लिए किसी शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग, अनुस्वार, प्रोनाउंसिएशन, व्यक्ति का व्यवसाय अथवा उसके नाम के समक्ष लिखी गई जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आधार नहीं माना जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाना चाहिए। यहां भी उन्होंने कह दिया कि जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, अनुस्वार है, अनुस्वार का भेद ये नहीं किया जाना चाहिए और व्यवसाय के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र का निर्गत नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी वो अनुस्वार भेद को नहीं मानेंगे, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है उसको नहीं मानेंगे और व्यवसाय क्या कर रहा है उस पर भी वो ध्यान नहीं देंगे। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2012/26/3/2011 दिनांक 24 अगस्त 2011 में वर्णित तथ्यों का भी संज्ञान लेने का कष्ट करें। अतः इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि पात्र व्यक्तियों को उनके द्वारा आवेदित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हिला हवाली या टाल मटोल की प्रवृत्ति उचित नहीं है। पर्याप्त छानबीन के उपरांत प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र व्यक्ति को उसकी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए और अपात्र व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण पत्र कदापि न जारी हो। कृपया तदनुसार भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति की अनुसूचियों में अंकित पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवधी सदाकांत, प्रमुख सचिव। मित्रों, इस तरह के अनेक जारी हुए हैं और सबसे नवीनतम 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 को जारी हुआ है, जो और भी क्लैरिटी अपने में रखा हुआ है। मित्रों, मैं 2 मिनट में एक बात ये रखना चाहता हूं कि जो इसके पहले मैंने आपको 3 उच्च न्यायालय के निर्णयों को बताया, उसमें मोटा मोटा आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश शासन ने गोंड, गौड़ या गोड़ इनके कोई दस्तावेज वह कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकी कि ये अलग अलग जातियां हैं, जबकि अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा की तरफ से गवाही देने वालों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, एक ही परिवार में ये चारों शब्द लिखे हुए हैं। गोंड भी लिखा है, गौड़ भी लिखा है, गोड़ भी लिखा है, लेकिन शासन ने इनको अलग जाति होने का कोई प्रमाण उच्च न्यायालय में नहीं दिया। वही बात मऊ पे हुई, वही बात बलिया के केस में हुई और पुनः जब स्पेशल लिव पिटीशन पड़ा उसमें भी वह
ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए और माननीय उच्च न्यायालय ने एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया। एक पहला ग्राउंड उन्होंने दिला कि इस एसएलपी की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह शेड्यूल कास्ट से संबंधित है और वर्तमान में गौंड जाति अनुसूचित जनजाति में है। इस तरह से उस एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया गया और उस एसएलपी में कई एफिडेविट सरकार के लगे थे कि नहीं ये अलग जाति है, ये अलग जाति है। उन्होंने कुछ पुराने अर्धशासकीय पत्र भारत सरकार का भी जिक्र किया था, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं सुना। इसलिए कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से माना, जो बलिया मुंसिफ मजिस्ट्रेट का निर्णय था कि गोंड गौड़ गोड़ एक ही है, इनमें अनुस्वार भेद है, प्रोनाउंसिएशन की बात है और ये जातियां एक ही है। उसको उच्च न्यायालय ने 1994 में मान लिया, 1997 में मान लिया और 2004 में भी मान लिया। और आपने अभी 2 शासनादेशों का जिक्र सुना, कतिपय 3 शासनादेश हो गए जिनमें गोंड गौड़ गोड़ इनमें अनुस्वार भेद नहीं करना है। ये किस पेशा को अपनाए हैं जीविकोपार्जन के लिए, उस पर भी आपको नहीं ध्यान देना है और आपको गौंड जाति का प्रमाण पत्र जारी करना है। इसके साथ ही साथियों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो ये बार बार इसमें जिक्र हुआ है शासनादेश में भी, कि बोल चाल की भाषा में भड़भूजा को गोड़ कहा जाता है। बोल चाल की भाषा में गोड़ कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि बोलचाल की भाषा में गोड़ कहा जाता है। देखिए क्या है ना, इसमें यह भी सामने आया है, एक तथ्य यह भी सामने आया कि प्रदेश के कुछ भागों में भुर्जी भुजवा भड़भूजा जिन्हें स्थानीय भाषा में गोड़ भी कहा जाता है और जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, पिछड़े वर्ग की सूची में भुर्जी भुजवा भड़भूजा का जिक्र है, लेकिन गोड़ शब्द का जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के खंड 2 ख के अनुसूची 1 में यह गोड़ शब्द नहीं है। भुर्जी भुजवा भड़भूजा है लेकिन गोड़ शब्द नहीं है। यह आप एकदम ध्यान में रखें। और मैं इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करूंगा, फिर अगले सत्र में कुछ और नया एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।